नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी फाउंडेशन में क्लास 10 के सिविक्स का लास्ट लेसन, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। पर हम कुछ लेसन को और भी जोड़ लेंगे, जैसे लोकतंत्र क्या है क्लास 9th का, और वही अगर बात करें लोकतंत्र के परिणाम क्लास 10th का, और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, ये क्लास 10 का ही चैप्टर था जो कि कोविड के टाइम था, वो खत्म कर दिया गया है। पर हम इसके अंदर ले लेंगे ताकि आपको पूरा ब्रीफ में समझ में आ जाए लोकतंत्र क्या है। जहां जनता सरकार को अपने मताधिकार के माध्यम से चुनती है, वहां पर लोकतंत्र कहा जाता है। यानी इस तंत्र को जनता चलाती है। जनता का मतलब जो हम जैसे लोग हैं, यानी पूरे भारत के लोग हैं, वो किसी न किसी सरकार को चुनते हैं हर 5 साल में एक बार, जिसको हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। अगर कहा जाए तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। और कहा जाए इसके एक खास गुण के बारे में, तो ये सरकार वैध होती रहती है। अगर कहा जाए साफ शब्दों में, वैध और अवैध सरकार में एक ही फर्क होता है। अवैध सरकार किसी न किसी आंदोलन या क्रांति के परिणाम स्वरूप गठित होती है और वो सरकार बन जाती है, वहां पर जनता की आवश्यकता नहीं होती है। वैध सरकार का मतलब होता है जिसको आप चुन के ला रहे हो। ये क्या है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि जहां जनता एक फेस्टिवल के तौर पर लोगों को वोट देते हैं और इस वोट के माध्यम से कोई सरकार चुनते हैं। ये क्या है, एक बहुत बड़ी, अगर कहा जाए तो एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां जनता इतने बड़े पैमाने पर वोट डालती है और एक सरकार को चुनती है, जो कि एक बहुत बड़ी खूबी के रूप में हम देख सकते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के विषय में। तो सबसे पहली विशेषता अगर देखा जाए लोकतंत्र में, आपको पहले हम समझाने बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको विशेषता ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। क्योंकि होगा क्या कि अगर हम बैकग्राउंड नहीं समझाएंगे तो आपको विशेषता समझ में आने वाली नहीं है, आप भूल जाएंगे उस चीज को। तो अगर कहा जाए लोकतंत्र की अगर विशेषता गिननी है, तो आपको पहले क्या देखना होगा कि अगर देखा जाए कोई भी देश में अगर लोकतंत्र है, तो उसमें कोई ना कोई संविधान होगा। सरकार जो होगी वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप कार्य करेगी, यानी जैसे संविधान में लिखा होगा वैसा कार्य होगा। और जो मान लीजिए देश में बदलाव की आवश्यकता, बात बदलाव हो जाएगी। पर अगर कहा जाए जिस भी देश में आप लोकतंत्र देखोगे, वहां जनता के अधिकारों की बात की जाएगी, उसके अधिकारों को बढ़ाने की बात की जाएगी, कम करने की बात नहीं की जाएगी। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है कि समानता की बात की जाएगी। दूसरा, अधिकारों की बात की जाएगी। अगर कहा जाए समानता और अधिकार जो है वो क्या है, एक ही, हमारे इंडिया में क्या होता है, मूल अधिकार के अंदर आ जाता है समानता का अधिकार। पर बहुत सारे देशों में क्या है, समानता का अधिकार अलग है और जो उनका फंडामेंटल राइट है, यानी जो भी अधिकार की श्रेणी है, वो अलग की गई है। वैसे कहा जाए तो हर देश में अधिकारों की बात की जाती है। जनता के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। किसी भी देश में जनता के अधिकारों को नहीं गिराया जाता। पहली विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता की बात करें तो कहीं ना कहीं, अगर आपको पता होगा, किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, तो सरकार जब भी गठित होती है तो इन संघर्षों को समाप्त करने की कोशिश करती है। वहीं अगर कहा जाए तो आपने सेकंड यहाँ पर विजेता सीख लिया। सेकंड विशेषता में ये बताया गया कि जो भी संघर्ष है उसका निपटारा, यानी उसको हल करने का काम कौन करेगी, कहीं ना कहीं सरकारें करेंगी। वहीं अगर कहा जाए तीसरा काम होगा महिलाओं को अधिकार देना। क्योंकि आपको पता होगा इस दुनिया में महिलाएं सबसे ज्यादा दमित होती हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो उनकी सशक्तिकरण का भी कार्य कौन करेगा, जो सरकार गठित होगी वो करेगी। अब हम बात करते हैं आपको चौथे विशेषता के विषय में। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए लोकतंत्र में नागरिकों के जो लिए गए निर्णय होते हैं, यानी जो नागरिक होता है वो जो सरकार को चुन रहा है, तो वो भी कोई ना कोई निर्णय लेके ही चुन रहा है कि भैया हम इसको वोट देंगे तो हमारा काम होगा। तो कहीं ना कहीं नागरिकों के निर्णय को भी सरकार क्या करती है, ऊपर रखती है। यहाँ पर आपने 4 विशेषता या 5 विशेषता सीख लिया। कहा जाए कुछ विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चुनाव का अधिकार। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं इस सब चीजों को लिख कर, ताकि आप भूले ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। लोकतंत्र की विशेषता, पहला विशेषता मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। पहला होगा अधिकार। आपको पता होगा अधिकार तो जनता का ही होगा। दूसरा, समानता का बात, समानता की बात करेगा। नागरिक जो है वो निर्णय ले पाएंगे, निर्णय लेने का अधिकार। और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, क्योंकि एक व्यक्ति की गरिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश में। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है किसी देश के लिए। दूसरा, संघर्षों को निपटारा, संघर्षों को समाप्त करना।
उसके बाद जब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे तो इतनी चीजें आप समझ ही गए, जब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे तो देश अच्छा चलवे करेगा। दूसरा, देश का विकास करना, है ना। देश का विकास करना भी एक कहने के लोकतंत्र का काम होगा। वहीं अगर कहा जाए तो अगर आप यहाँ देखोगे तो फिर महिला के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, फिर है चुनाव के अधिकार। क्योंकि बहुत पहले अगर आप देखोगे तो चुनाव के अधिकार बहुत से लोगों को नहीं प्राप्त थे। कुछ विशेष लोग जो थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको प्राप्त अधिकारों की बात, तो समानता की बात, निर्णय लेने का अधिकार, व्यक्ति गरिमा, संघर्षों को समाप्त करना, विकास करना, महिलाओं का अधिकार और चुनाव का अधिकार, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो है और कुछ महत्वपूर्ण जो लोकतंत्र की विशेषता है वो इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में कुछ मुख्य बातें होती हैं। अगर कहा जाए, पहली मुख्य बात है पारदर्शिता, जिस पर पूरी सरकार टिकी होती है। अगर कहा जाए जो भी सरकार चुन के आ रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए जो निर्णय लेगी वो पारदर्शी ही निर्णय होगा, अपारदर्शी निर्णय नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो जनता है और सरकार है, इनके बीच क्या है, कहीं ना कहीं जनता ने सरकार को चुना है। सरकार ऑटोमेटिक गठित तो हुई नहीं है, अवैध सरकार तो है नहीं, कहीं ना कहीं वैध सरकार है जो चुन के आ रही है। तो जो भी निर्णय लेगी वो सरकार वो क्या करेगी, जनता के पक्ष में ही लेगी। तो जनता को वो क्या करेगी, प्रूफ करेगी। जैसे अगर कहा जाए इंडिया में जो भी सरकार निर्णय लेती है वो क्या करती है, पीआईबी यानी प्रेस एंड ब्यूरो के माध्यम से क्या करती है, प्रकाशित करती है। और भी अगर आप देखोगे तो कुछ समय यूट्यूब पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी पारदर्शिता दिख जाती है हमें। पर अगर कहा जाए हमारे पास आरटीआई का अधिकार है या राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार दिया गया है, ये भी एक पारदर्शी ही चीज है। परंतु अगर कहा जाए कुछ चीजें जो है वो अपारदर्शी भी हैं, जिन पर हम आलोचना करेंगे पर बाद में करेंगे। पर अगर कहा जाए पारदर्शी चीजों में कुछ ऐसी चीजों को गुप्त कर दिया जाता है, नहीं है उसको सीक्रेट कर दिया जाता है, जो कि देश के हित के लिए है, यानी हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर बेस है। अगर कहा जाए जैसे आप देखोगे एटॉमिक चीज़ों पर, यानी जो भी देश हमारा डेवलप कर रहा है, कुछ ऐसी सीक्रेट जो कुछ ऐसी सीक्रेट एजेंसी होती है जिनकी रिपोर्ट्स होती है वो गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, हमारे देश को खतरा हो सकता है। तो पारदर्शी चीज़ें वही होती हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जो चर्चा के विषय हो सकते हैं। जैसे सरकार डेवलप करी कोई चीज़ तो बता देगी भी हम डेवलप कर रहे हैं। पर अगर कहा जाए कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हुआ जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में रहा तो उसको प्रकाशित नहीं करेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात अगर कहा जाए तो यहाँ पर है, और दूसरा है जवाबदेहिता। यानी कोई भी सरकार है, अगर मान लीजिए देश में कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, तो भाई ये क्यों हो रहे हैं, वो सरकार निर्णय लेगी, भैया बताएगी कि हाँ यहाँ पर ये मसला था, इस मसले को हल नहीं कर पाए, हम इसमें हम विफल रहे। तो सरकार जवाबदेह देती है। इस दुनिया में जो भी सरकारें गठित होती हैं उनमें मुख्य विषय होता है जवाबदेहिता, यानी जवाब देने की क्षमता। क्योंकि अगर कहा जाए कोई भी सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ जाती है, यानी उस पर आप संदेह कर सकते हो, डाउट कर सकते हो कि भैया ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो ये कहीं ना कहीं जवाबदेहिता, यानी अगर कहा जाए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के सामने वो सारी बातों को रखे जो कि उसके लिए सही है। वहीं अगर कहा जाए वैध सरकार, जिसको मैंने स्टार्ट में बताया था, तो वैध सरकार का मतलब यही होता है कि जब सरकार आ रही है तो संविधान के अनुरूप चलेगी, ये नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग ही चलने लगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वैध सरकार है। मैंने स्टार्ट में इसको क्लियर कर दिया है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बता दिया। अगर वही कहा जाए लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर जिस जगह कहा जाए तो पहले हम समझा देते फिर यहाँ लिख देते हैं ना। तो अगर कहा जाए तो जिस देश में जो सरकार गठित होती है लोकतंत्र के अगर कहा जाए रूपों में, तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर कहा जाए प्रत्यक्ष में जनता जो होती है डायरेक्ट सरकार को चुनती है और जनता जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी लोकतंत्र में। तो कहीं ना कहीं हम इसका जो मुख्य रूप देखते हैं स्विट्जरलैंड में देखते हैं। स्विट्जरलैंड जो है वहाँ का इसका मुख्य एग्जाम्पल है। वहीं अगर कहा जाए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ जनता किसी बिचौलिए के माध्यम से यानी वोट दे के माध्यम से चुन रही है वो सरकार क्या निर्णय कर रही है, ये उसमें डायरेक्ट जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अगर कहा जाए अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि डायरेक्ट जनता जो है वो उसमें नहीं कूदती है लोकतंत्र के किसी भी काम में। वो उसमें क्या होता है, सरकार को चुनती है, सरकार सारे काम करती है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर कहा जाए यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको, लोकतंत्र की मुख्य बातें की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकती हैं इनमें। पहला है पारदर्शिता, दूसरा है जवाबदेहता, तीसरा है वैध सरकार,
जिसको नहीं समझ में आए थोड़ा वीडियो पीछे करके देख सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ। और कहा जाए लोकतंत्र के रूप, दो रूप है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर जनता सीधे तौर पे कहाँ जाएगी, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेगी, यानी लोकतंत्र में भागीदार होगी, है ना। वही अगर कहा जाए, यहाँ जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके सरकार को चुनेगी, और सरकार क्या करेगा, लोकतंत्र के कार्य को करेगा जनता के चुने गए माध्यम से, क्योंकि जनता जो है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं सरकार को चुन रही है, तो सरकार का काम होता है जनता की बातों को लोकतंत्र में रखा जाए, है ना। तो यही सब चीजें जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, अपने हिसाब से लिख लेना। तो अब आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बाकी सारी चीज़ों का। और हम बात करें इसके अगले टॉपिक के बारे में, यानी हम लोकतंत्र के जो चुनौतियां हैं उसके बारे में जब चर्चा करेंगे, तो ये टॉपिक होगा क्लास 11 का। तो हम वहाँ पे इसको पूरा डिफाइन करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर अब हम आपको क्या पढ़ना है क्लास 10th में, सिविक्स पढ़ना है। सिविक्स तो खत्म हो चुका है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कमेंट कर देना हिस्ट्री पढ़ाना है, तो हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ना है तो कमेंट करना, वहां से हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की।